हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य धन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मृदुला जनमत लाइव से एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य की। जी हाँ, कहा जाता है स्वस्थ मन तो स्वस्थ तन। जी हाँ, जहाँ तक हमारे शरीर का बात होता है तो दिमाग ही हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है, ये हम सभी जानते हैं। बावजूद हम अगर शारीरिक बीमारी होती है तो थोड़ी बहुत इलाज कराते भी हैं, ध्यान देते भी हैं, लेकिन मानसिक बीमारी की बात जहाँ आती है हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हैं। बहुत लोगों का मैंने ये भी देखा है अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स, अपने घर में, कि मानसिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं लोग। अगर उनको आप कह दें कि आप साइकियाट्रिस्ट से मिल लो, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, तो उनका जवाब होता है हम पागल थोड़े ही हैं, क्या हम आपको पागल दिखते हैं? जी हाँ, तो इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए, जानने के लिए कि मानसिक बीमारी क्या है, क्या मानसिक बीमारी पागलपन के लक्षण हैं या कुछ और, आज हम आ पहुँचे हैं न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विभास से। हेलो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताएं कि मानसिक बीमारी क्या है? जी, ऐसी बीमारियां जो हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को और लोगों के साथ या समाज के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, इन चीज़ों को जो प्रभावित करती हैं, जो हमारा देखने का, समझने का नज़रिया है, उन सब को प्रभावित करती हैं। उन सब को हम लोग मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या मानसिक बीमारियों की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी आपने सुना कि बहुत सारे लोगों को अगर मानसिक बीमारी होती है और उनसे अगर डॉक्टर से कंसल्ट कहने को कहा जाता है तो उनका जवाब होता है कि हम पागल नहीं हैं। तो क्या मानसिक बीमारी पागलपन के लक्षण हैं? जी नहीं, देखिए, मानसिक बीमारियों के साथ ये बहुत बड़ी भ्रांति है जो चारों तरफ जुड़ी हुई है, और आपने ये अच्छा विषय उठाया है। और इसी भ्रांति के चलते ज़्यादातर लोग अपने इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं, सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर पाते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत है समाज में ये जागरूकता फैलाने की, ये अवेयरनेस लाने की कि मानसिक बीमारियां भी शारीरिक बीमारियों की तरह बीमारियां हैं। आज जैसी भ्रांतियां मानसिक बीमारियों के बारे में है, ऐसी ही भ्रांतियां एक समय शारीरिक बीमारियों के बारे में भी हुआ करती थी। उन्हें गलतियों का परिणाम या पाप या इन चीज़ों से जोड़ के देखा जाता था, भूत प्रेत जैसी चीज़ों से। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलप हुआ, हम ज़्यादातर शारीरिक बीमारियों के बारे में जान गए, कारणों को जान गए। ऐसे ही हम धीरे धीरे मानसिक बीमारियों के कारण भी जान रहे हैं, और उनके ट्रीटमेंट की नई पद्धतियां, नए तरीके हम डेवलप कर रहे हैं। तो अभी हमें मानसिक बीमारियों से जुड़ी हुई जो ये धारणाएं हैं, या जो इस तरह के टर्म है, पागलपन जैसे टर्म, इनको हमें दूर करना होगा, जिसके चलते बहुत छोटी छोटी परेशानियां जैसे एंजाइटी या नींद की कमी या सर दर्द जैसी चीज़ों को लेकर भी लोग जाने में हिचकते हैं कि कहीं मुझ पर ये टैग ना लग जाए कि मैं इस तरह से हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है आपने कहा, तो अभी लोगों में जागरूकता आई है पहले की अपेक्षा। तो अभी लॉकडाउन का जो पीरियड है, 2-3 सालों, इधर लगभग 2-3 सालों से तो हम जूझ रहे हैं इस महामारी से, तो इसमें लोगों में ये बीमारी ज़्यादा डेवलप हुई है, तो इसके क्या कारण हैं? देखिए, ये जो कोरोना का समय है, इसने सबसे ज़्यादा अगर किसी एक डोमेन को हमारे प्रभावित किया है। मैं कहूँगा कि फेफड़ों से ज़्यादा कोरोना ने अगर किसी चीज़ को प्रभावित किया है तो वो है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। कोरोना डायरेक्ट अटैक तो लंग्स पे करता था, जो हम लोग जानते थे, लेकिन हमारा मानसिक स्वास्थ्य जितनी बुरी तरह प्रभावित हुआ है वो इससे बहुत ज़्यादा है। जो बीमारी, एक तो नई तरह की बीमारी, इससे जुड़ी आशंकाएं, इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन की कमी, अनिश्चितता का माहौल, भय का माहौल, लोगों को अपनी ज़िंदगी का डर, अपने परिवार के लोगों का डर, ऐसी कई तरह की चीज़ें थीं। बिजनेसेस का कम हो जाना, ठप हो जाना, इन सब चीज़ों ने मिलके एक ऐसे स्ट्रेस का काम किया, जिस स्ट्रेस के चलते लोगों में ये कई तरह के डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ गईं। दूसरा ये था कि कई लोग जो पहले से मानसिक बीमारियों से ग्रसित थे, वो इस महामारी के काल में चिकित्सा सुविधा के लिए जा नहीं पा रहे थे। ऐसे लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि मानसिक बीमारियों में काफ़ी वृद्धि हुई है, और बहुत सारे लोग इस बीच में डिप्रेशन के शिकार, खास करके डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के शिकार हुए हैं।
तो आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया एंजाइटी डिज़ॉर्डर और डिप्रेशन, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? जी, काफ़ी अच्छा सवाल। देखिए, एंजाइटी का मतलब है कुछ खोने का भय, कुछ नेगेटिव होने का भय, उसे हम एंजाइटी कहते हैं, जिसके साथ कई बार ऐसा लगता है कि कहीं हमारा स्वास्थ्य न खराब हो जाए, घर के लोगों से जुड़ा हुआ भय, कुछ बुरा होने का भय, चिंता, ये एंजाइटी के पार्ट्स हैं। इसके साथ और कई तरह के शारीरिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं, दिल की धड़कन का बढ़ना, तो ये जो चीज़ें होती हैं जिसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस तरह की भीड़ का डर, बाहर निकलने का डर, ऐसी कई तरह के अपने हेल्थ को लेके डर, तो इसे हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर्स की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा ही एक एंजाइटी डिसऑर्डर है ओसीडी, जिसमें बार बार हाथ धोना, बार बार गंदगी का एहसास होना, ये एंजाइटी है। जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब है निराशा। अब एंजाइटी में जो डर है बुरा होने का, डिप्रेशन में वो बदल के हो जाता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, होपलेसनेस, यानी निराशा की फीलिंग कि अब सब कुछ चला गया है, लॉस की फीलिंग, निराशा की फीलिंग, साथ में लंबे समय तक, अगर ये लंबे समय तक ये चीज़ें रहती हैं, और साथ में नींद की कमी, भूख की कमी, मन का दुखी होना, जिन बातों को आप पहले एंजॉय करते थे उनको एंजॉय न कर पाना, ये स्थितियाँ अगर लंबे समय तक रहती हैं और इनका आपके अपने जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर की बात की जाए तो ये क्या मतलब वंशानुगत बीमारी है ये, या बाद में पनपता है? किस तरह की बीमारी है ये? देखिए, इसमें वंशानुगत होने का या जेनेटिक्स का रोल तो ज़्यादा है। जिन लोगों में, उनके घरों में, फैमिलीज़ में ये पहले से हैं ये चीज़ें, उनके एंजाइटी डिसऑर्डर्स उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावे अगर फैमिली में इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं तो परिवार का माहौल भी ऐसा हो जाता है जो जेनेटिक्स के अलावे ये माहौल भी इन बीमारियों को और ज़्यादा बढ़ने का मौका देता है। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से जहाँ ये वंशानुगत है, जहाँ पे जेनेटिक लोडिंग है इन चीज़ों की, वहाँ पे ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन हमेशा जीन और एनवायरनमेंट मिल के काम करते हैं, कि दोनों मिल के ही कोई बीमारी पैदा करते हैं। सिर्फ कहीं जेनेटिक्स है इसलिए कोई बीमारी हो जाएगी ऐसा नहीं, या सिर्फ माहौल में डर है इसलिए हो जाएगा ऐसा नहीं, दोनों मिल के काम करते हैं। तो दोनों जगह अगर नेगेटिव चीज़ें होंगी तो फिर ये डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपने बोला डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में फिर क्या उपाय है मरीज के साथ? किस तरह का, कहाँ इलाज किस तरह से करवाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि ये जो कंडीशन है इसे हम पहचानें। ठीक है, एंजाइटी या डिप्रेशन जो है उसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियां हैं लोगों में, है ना। रोज़मर्रा के कामों में भी हमें घबराहट होती है, कई बार कई चीज़ों को लेकर घबराहट होती है, चिंता होती है, आशंका होती है। वो हर चीज़ एक डिसऑर्डर नहीं होती है। डिसऑर्डर का मतलब है एक ख़ास समय तक, लंबे समय तक रहना, एक ख़ास सीवियरिटी का होना, ज़्यादा होना, और उसका आपके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ना, तब हम उसे एक डिसऑर्डर कहते हैं। तो यही एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ है। अगर आप लंबे समय से लगातार घबराहट, चिंता, बेचैनी, नींद की कमी जैसी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं और इनके चलते आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ। तब हमें उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही डिप्रेशन के साथ क्या है, ज़्यादातर लोग ये कह के उसको खारिज कर देते हैं कि अरे दुख तो लगा रहता है, कभी कभी मन सबका दुखी होता है। ये कभी कभी मन का दुखी होना डिप्रेशन नहीं है। क्लिनिकल टर्म्स में, हमारे मेडिकल टर्म्स में वो डिप्रेशन नहीं है, वो दुखी होना है। और सुख दुख सचमुच जीवन का हिस्सा है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। डिप्रेशन का मतलब है जब तक कम से कम काफ़ी लंबे समय से सिर्फ दुख नहीं है, दुख के साथ भविष्य के लिए निराशा, अपने बारे में निराशा, साथ साथ जीवन के बारे में नेगेटिव बातें, और ये लंबे समय से ये चीज़ें रह रही हैं। शरीर में लगातार थकान का बने रहना, लोगों से मिलने जुलने को एंजॉय नहीं करना, चुप रहना, रोने की इच्छा होना, कई बार नींद की कमी, भूख की कमी, और ये लंबे समय से अगर बनी रहती हैं तो हमें ये पहचानना होगा कि डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। और जहाँ भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है पहचानने के बाद कि हम उस आदमी से इसके बारे में बात करें,
WHO ने बहुत पहले डिप्रेशन लेट्स टॉक का एक अपना लोगो दिया था, डिप्रेशन लेट्स टॉक। तो ये टॉक बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर से करने से पहले अपने घर के लोगों से बात कर सकते हैं, पड़ोसियों से बात कर सकते हैं। और घर के लोग या पड़ोसी ऐसा किसी को देखते हैं तो वो उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें पहले बाहर आती हैं। और इसके बाद आता है कि हम हमेशा सहानुभूति रखें, उस आदमी को कमज़ोर कह के या बीमार कह के या किसी और इस तरह के टर्म्स का यूज़ करके हम उसको खारिज ना करें, है ना। मानसिक बीमारियां भी उतनी ही बीमारियां हैं जितनी और हार्ट प्रॉब्लम्स या पेट की प्रॉब्लम्स या और परेशानियां हैं। किसी को हार्ट की बीमारी होती है तो हम उसको ये तो नहीं बोलते अरे ये सब कुछ नहीं है, सब चला जाएगा। लेकिन मानसिक बीमारियों में हम लोग ये कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, बस उठो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे हमें बचना होगा, तभी हम लोग सही ट्रीटमेंट के लिए जा पाएंगे। अभी आपके पास किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया, कोविड या कोरोना की महामारी का हमारे जीवन पे असर बहुत पड़ा है। तो अभी खास करके मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंजाइटी की समस्या बढ़ गई, इसके साथ नींद की कमी, बहुत ज़्यादा लोगों को नींद की समस्या हो गई है और नींद की समस्या के मरीज बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ये एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की कमी के साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो है नशा, नशे की लत। नशे इस बीच में 2 साल में बहुत सारे लोगों ने अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अकेलापन को या जो भी आशंकाएं थी उनको दूर करने के लिए नशे का सहारा लिया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नशे की लत वाले लोग बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, लोगों ने नशा ज़्यादा कर रहे हैं और इस तरह के मरीजों की तादाद भी काफ़ी। तो आपने जैसे बोला नशे की लत अभी लोगों को ज़्यादा लग रही है, तो क्या ये भी एक तरह की बीमारी है? जी हाँ, अभी जहाँ तक नशे के बारे में भी यही है। अब से कुछ समय पहले तक हम लोग नशे को आदमी की व्यक्तित्व की कमजोरी समझते थे, सामाजिक परेशानी समझते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग ये समझ गए हैं कि नशा भी एक तरह की बीमारी है, एक डिसऑर्डर है ब्रेन का। कुछ लोगों के ब्रेन्स में ऐसे खास न्यूरोकेमिकल्स या न्यूरो सर्किट्स होते हैं जो उनको नशे की ओर या नशे का आदी होने के लिए प्रेरित करते हैं, उस तरफ ले जाते हैं। हर आदमी जो 1-2 बार किसी तरह के नशे का सहारा लिया होता है, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ नशा किया होता है, सोशली किया होता है या अकेजनली किया, वो सब लोग नशे के आदी नहीं बनते, लत नहीं बनते हैं। जो लोग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग होता है। तो अभी मेडिकल साइंस और ख़ास करके साइकेट्री का ये फोकस है कि ऐसे लोगों को हम लोग पहचान सकें और उसको एक डिसऑर्डर मान करके उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो नशा भी बहुत हद तक एक मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर का ही पार्ट है। तो अभी जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं वो क्या मतलब युवा आ रहे हैं या हर तरह के, किस उम्र के लोग आ रहे हैं ज़्यादातर? अभी मैं देख रहा हूँ युवाओं में हर तरह की परेशानियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। मतलब ज़्यादातर युवा आ रहे हैं? ज़्यादातर युवा आ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि युवाओं में जागरूकता बढ़ी है जी। इंटरनेट या इनका यूज़ करके युवा बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो युवाओं में जागरूकता मानसिक बीमारियों को लेकर के काफ़ी बढ़ी है। इसलिए अभी मैं देख रहा हूँ कि युवा काफ़ी हद तक अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। मेल और फीमेल दोनों, लड़के लड़कियाँ दोनों आ रहे हैं। कॉलेज गोइंग जो हमारा वर्ग है उसमें इसको लेकर के जागरूकता काफ़ी फैली है और वो लोग ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं। थोड़ा ओल्डर जनरेशन में लोग हो सकता है अब भी थोड़ी झिझक बाकी है जी। तो ये चीज़ें हैं। अपने बच्चों को भी लोग धीरे धीरे जो यंगर जनरेशन है वो अपने बच्चों में भी जो चाइल्डहुड के डिसऑर्डर्स हैं उनको लेकर के उनमें भी आ रहे हैं। पहले लोग बच्चों को लेके ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते थे, लेकिन आजकल लोग अपने बच्चों को भी अगर उनमें परेशानी हो रही है तो जो यंगर जनरेशन वो अपने बच्चों को लेकर के वो भी जा रहे हैं और ऐसी समस्याओं के लिए। आप पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नहीं आते हैं या नहीं आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये संदेश होगा सब लोगों के लिए कि जैसे शरीर के सारे अंग हैं वैसे ही ब्रेन इस शरीर का एक अंग है। जैसे लिवर है, आपका पैंक्रियाज है, जैसे आपका दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, ऐसे ही ब्रेन या मस्तिष्क आपके शरीर का एक अंग है
और उस अंग में भी वैसी ही बीमारियां होती हैं जैसे शरीर के बाकी हिस्सों में होती हैं। तो इसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उनसे आप बचें। और सबसे पहले जल्दी से जल्दी मरीज को ट्रीटमेंट के लिए ले जाएं ताकि मरीज की हानि ना हो। बीमारियों के इलाज में जितनी देरी करेंगे इतनी ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट में परेशानी होगी। तो जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास जहाँ भी अगर सरकारी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है या जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, बात करें, देखें कि ये बीमारियां ट्रीटेबल हैं और लोग ठीक होते हैं और अपना जीवन बिल्कुल अच्छी तरह सामान्य ढंग से बिता पाते हैं। तो ये मैं लोगों को कहना चाहूँगा। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य ढंग से आप बिता सकते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी शिकायत नहीं, समझने का नाम है। ज़िंदगी शिकायत नहीं, समझने का नाम है। ज़िंदगी अपमान नहीं, सम्मान के साथ अपनाने का नाम है। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जी हाँ, इसी के साथ हम इतना ही कहेंगे कि बने रहिए जनमत लाइव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।